सर्व अकेडमी में बच्चों। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ बायोलॉजी क्लास 9, जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन इससे पहले कि मैं बात करूं अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, लेट मी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन इटसेल्फ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को ऐसे सिस्टमैटिकली अरेंज कर देना सो दैट इट बिकम इजियर फॉर अस कि हम लोग किसी चीज के बारे में स्टडी कर सकें। यही सेम कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग केमिस्ट्री में भी देखते हैं, जहां पर हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और हम उसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहकर बुलाते हैं। लेकिन देखो, जब केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसलिए करते हैं ताकि जो प्रॉपर्टी वाइज है एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दे, ठीक है, ताकि हमारे लिए केमिस्ट्री समझना पढ़ना आसान हो जाए। और समहाउ केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन बच्चों आसान है, इसलिए आसान है क्योंकि पूरे केमिस्ट्री में तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 118 तरीके के एलिमेंट और हमें सिर्फ उसे कोई क्लासिफाई करना है। लेकिन अगर बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में जब क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ना कुछ चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में पहले तो। फिर ये भी जानेंगे कि इवेंचुअली क्लासिफिकेशन कैसे कैसे क्या क्या करके किया गया। लेकिन उन सभी से पहले तो हम ये बात करेंगे भाई कि यहाँ आखिरकार बायोलॉजी में क्या आवश्यकता आन पड़ी लोगों को कि यहाँ भी क्लासिफिकेशन करना पड़ा। तो चलो बिना कोई देर किए आओ हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिल्कुल इसी डिस्कशन के साथ, दैट व्हाई डू वी इवन नीड क्लासिफिकेशन इन बायोलॉजी। एंड जब बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो आखिर व्हाट आर वी क्लासिफाइंग, किन चीजों को क्लासिफाई कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, शुरू करें तो चाहे बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, ये सारा ब्रांचेस ऑफ साइंस हमने क्यों डेवलप करा? ये इसलिए किया हमने ताकि हमें ना बेसिकली अपने नीड्स के लिए किसी चीज को यूटिलाइज करने में आसानी हो। और जब हम लोग अपने नीड के लिए किसी चीज को यूटिलाइज करते हैं, इट मीन्स कि हमें सबसे पहले तो उसके बारे में पता होना चाहिए, हमें उसके बारे में मालूम होना चाहिए। वी नीड टू स्टडी इट बिफोर यूटिलाइजिंग इट फॉर आवर ओन पर्पस, राइट। अब जब बात करें हम अपने बायोलॉजिकल वर्ल्ड की, तो शुरू से ह्यूमंस जो है वो बहुत फैसिनेटेड थे इस बात से कि व्हाट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी डज आवर अर्थ हैव। यानी हमारे पूरे अर्थ में अगर हम लोग देखेंगे तो मिलियंस ऑफ काइंड ऑफ स्पीशीज हैं। अच्छा, लेट मी बी सिंपल फर्स्ट, स्पीशीज थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। जब मैं बात करूं तो हमारे अर्थ में मिलियंस एंड मोर देन मिलियन काइंड्स ऑफ एनिमल्स हैं। और ये सारे ही एनिमल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग अलग हैं। आप देखना स्टार्ट करोगे तो आपको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से लेकर सिंपल मल्टीसेल्युलर से लेकर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स तक दिखेंगे। इवन जब आप यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को भी देखोगे तो उसमें भी आपको सेम टाइम पे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक अलग अलग तरीके के यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। और ये जब इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पे है, तो हमें तो मालूम होना चाहिए ना भाई कि इनमें से कौन से वाले ऑर्गेनिज्म का हम लोग अपने लाइफ में या अपने डेली एक्टिविटीज में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या फायदा उठा सकते हैं। यू नो, ह्यूमंस आर सो सेल्फिश स्पीशीज। अब स्पीशीज वर्ड में यहाँ लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे स्पीशीज क्या है क्या नहीं। बीइंग ourselves, ह्यूमंस बहुत जो है वो सेल्फिश है, यानी हम हर चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब हमने देखा कि दुनिया में इतने तरीके का डाइवर्सिफाइड लाइफ फॉर्म्स है, तो सबसे पहले तो दिमाग में ये स्ट्रक हुआ कि भाई किसका क्या ही यूज कर ले हम लोग। घोड़ों को देखकर उसका इस्तेमाल हमने ट्रांसपोर्टेशन में कर दिया, ठीक है। इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक को नहीं छोड़ा हमने। आज के टाइम पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो एंटीबायोटिक बनाने में, वैक्सीन्स बनाने में और कितना जाने कितने तरीकों से कितने तरीके के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इन सारे चीजों को करने के लिए हमें ना एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग लगा ऑर्गेनिजम्स। और ये अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी था कि ये सारा जो इंडिविजुअल काइंड ऑफ स्पीशीज है, टाइप ऑफ एनिमल्स है, इसके बारे में या टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, इसके बारे में हमें पहले पता हो। और ये पता करने पर सबसे पहला चैलेंज हमें ये मिला, जब हम पता करने निकले तो चैलेंज पहला ये मिला कि भाई मिलियंस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब एक एक करके अगर सबके बारे में पढ़ने जाओ तो एक इंसान के लिए तो संभव नहीं है। बहुत सारे इंसान मिलकर भी अगर इस काम को करेंगे तो उस नॉलेज को शेयर कैसे करेंगे, क्योंकि
इंडिविजुअली पढ़ते 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 एक स्पीशीज के बारे में ही, एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में ही इतना सारा आइडियाज, इतना सारा पॉइंट्स आ जाएगा कि सबके बारे में कोई एक जगह एक्यूमुलेटेड फॉर्म में नॉलेज रख ही नहीं सकता है। तो तब हमें रिक्वायरमेंट पड़ा कि ये सारा जो ऑर्गेनिजम्स है, ये सारा जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, इन्हें एक ऐसे सिस्टमैटिक वे में क्लासिफाई कर दिया जाए जिससे ना सिमिलैरिटी वाइज, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग केमिस्ट्री में करते थे कि भाई इसको सेम ग्रुप में रख दिए, मुझे इस ग्रुप का प्रॉपर्टी पता है तो सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी पता है। बिल्कुल उसी प्रकार से हमने कोशिश किया कि क्या बायोलॉजी में कोई तरीका हो सकता है कि ऑर्गेनिजम्स को सिमिलैरिटी के आधार पे हम लोग क्लासिफाई कर दें, ताकि पूरे ऑर्गेनिजम्स के बारे में इंडिविजुअली ना पढ़ना पड़े, बल्कि अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में एक कलेक्टिव आइडिया लग जाए हमें, जिससे हमारे लिए बायोलॉजी पढ़ना, उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना एंड देन फिर उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना आसान पड़े। ये हमारा टारगेट था भाई। अब इस टारगेट को हमने कहाँ से अचीव किया, कैसे अचीव किया, उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आओ एक टर्म से हम लोग थोड़ा यूज टू हो जाते हैं, क्योंकि इस टर्म का इस्तेमाल इस चैप्टर में होगा और इसका आइडिया भी होना बहुत जरूरी है। अभी तक मैं कह रहा था काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी आप देखो तो इंडिविजुअली बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स, और इन सारे ऑर्गेनिजम्स को इंडिविजुअल बेसिस पे जो एक दूसरे से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं कि एक ग्रुप का हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं स्पीशीज। पहले इस स्पीशीज वर्ड का मीनिंग हम लोग समझ लें एंड देन फिर हम लोग ये क्लासिफिकेशन के स्टोरी में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आओ जरा स्पीशीज वर्ड का पहले मीनिंग समझें। ओके, स्पीशीज वर्ड का सीधा सीधा मीनिंग आप ऐसा समझो, तो जितना भी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे वर्ल्ड में, उतना डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज हैं हमारे वर्ल्ड में। तो सेम, यानी कि समझो एक टाइगर है, तो टाइगर का जितना भी पॉपुलेशन है भाई, वो सारा टाइगर के स्पीशीज का पार्ट है। पहला चीज तो ये समझ आ रहा हमें, टाइगर जो है वो सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनका टाइगर जैसा प्रॉपर्टीज है, वो सब सब एक स्पीशीज में है। अब आप कहोगे सर ठीक है, टाइगर से सिमिलर तो लायन भी है, हाँ उसका कलर अलग है, थोड़ा सा साइज अलग है, क्या मैं उन दोनों को सेम स्पीशीज का कह सकता हूँ? नहीं। तो देखो स्पीशीज का यानी कि सेम स्पीशीज में, यानी कि सेम स्पीशीज के ग्रुप में आने के लिए ऑर्गेनिजम्स के पास एक क्राइटेरिया होता है जिसे उसे फुलफिल करना पड़ता है। वो ये, दोज इंडिविजुअल्स दोज इंडिविजुअल्स which can breed together are considered to belong from same species. देखो तो सेम स्पीशीज से आने वाला कौन हो गया? जो लोग आपस में इंटरब्रीड कर सकता है, यानी आपस में जिनकी ब्रीडिंग हो सकती है, लाइक एक टाइगर एक टाइग्रेस के साथ ब्रीड करके एक नया जनरेशन ऑफ टाइगर प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। लेकिन क्या एक टाइगर एक डॉग के साथ ब्रीड करके नया जनरेशन ऑफ सम एनिमल प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं। दैट इज वाई टाइगर एंड डॉग दे आर बोथ फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज वी से। और जो एनिमल्स आपस में या जो ऑर्गेनिजम्स आपस में ब्रीड करके नया जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को बना सकते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं कि ये लोग सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट तो समझ आ रहा भाई। यानी कि जब मैं कहता हूं कि हमारे अर्थ में मिलियंस ऑफ या मिलियंस ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इसका मतलब अभी मैं कह रहा हूं कि मिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं, यानी मिलियंस ऑफ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनका आपस में सिमिलैरिटी भी है एंड दे कैन ब्रीड विद द सेम इंडिविजुअल ऑफ द सेम ग्रुप। यहां तक समझ आ रहा पहले? अच्छा, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, पहले ये एक्सेप्शंस भी समझ ले। एक्सेप्शंस ये है भाई कि कभी कभी ना ह्यूमन इंटरवेंशन के मदद से हम लोग जो है वो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग भी कराते हैं, और इस आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के जरिए कई बार हम लोग ऐसा करते हैं कि आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के जरिए कई बार ऐसा करते हैं कि ऐसे भी स्पीशीज के बीच में, यानी कि दो ऐसे इंडिविजुअल्स जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, उनके बीच में भी कई बार क्रॉस करवा देते हैं, जिसके रिजल्ट के तौर पर हमें सम डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलता है, जो कि ना इस स्पीशीज का पार्ट दिखता है और ना दूसरे स्पीशीज का पार्ट दिखता है। लाइक अगर हम लोग जो है वो लायन एंड टाइगर का फोर्स्ड ब्रीडिंग कराएं, तो हमें
लाइगर जैसा एक एनिमल मिलता है जो कि ना ही कंप्लीटली लायन होता है और ना ही कंप्लीटली टाइगर होता है। तो इस तरीके का केसेस संभव है, लेकिन जो लोग नेचुरली आपस में ब्रीड कर सकते हैं बच्चों, उन्हें हम क्या कहेंगे कि ये सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। अब जब क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे थे हम लोग ऑर्गेनिजम्स को, तो व्हाट वर वी ट्राइंग, हम लोग ट्राई कर रहे थे कि स्पीशीज को क्लासिफाई करें, बेसिकली इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को नहीं क्लासिफाई कर रहे थे, क्योंकि स्पीशीज ही मिलियंस टाइप का है। उस हिसाब से मैं देखूं तो हर स्पीशीज में मिलियन मिलियन का पॉपुलेशन भी हो सकता है, तो इन बहुत बड़ा नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स होगा अर्थ पे। तो उन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को नहीं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो सिमिलर था, यानी स्पीशीज को क्लासिफाई करने का ट्राई कर रहे थे हम लोग। अच्छा, वेरी गुड। तो जब स्पीशीज को क्लासिफाई करने का ट्राई कर रहे थे हम लोग ना, तभी एक सबसे बड़ा चैलेंज आया। देखो क्या चैलेंज आया, हमने ये देखा कि भाई ये स्पीशीज जो है वो इतना सारा है और इतना डाइवर्सिफाइड है कि इसे ना सिर्फ एक लेयर में नहीं क्लासिफाई किया जा सकता है। लाइक ऐसा नहीं हो सकता है कि देखो मैंने ना ऐसा 6 क्लासिफिकेशन बना दिया, कुछ स्पीशीज इस क्लासिफिकेशन में आ गया, कुछ दूसरे में, कुछ तीसरे में, और ऐसे 6 क्लासिफिकेशन में सारा स्पीशीज आ गया। ऐसा करना संभव नहीं हुआ। देखो क्यों, कोशिश की गई थी। कार्लस लिनियस एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं क्लासिफिकेशन करके दिखाता हूँ ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 किंगडम्स बना दिया, प्लांट एंड एनिमेलिया, ठीक है। प्लांट एंड एनिमेलिया किंगडम बना के उन्होंने कहा कि जितना भी प्लांट लाइक क्रिएचर्स है, प्लांट लाइक स्पीशीज है, उसको इसमें डाल दो, जितना भी एनिमल और एनिमल लाइक क्रिएचर्स है उसको दूसरे में डाल दो। और बहुत ड्रास्टिकली फेल हो गया बच्चों ये सिस्टम, क्योंकि आपको भी मालूम है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही नहीं है, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स जो है वो इंक्लूडेड है हमारे पूरे इस वर्ल्ड डाइवर्सिटी में, जो ना ही प्लांट है और ना ही एनिमल्स है। उनका क्या। कार्लस लिनियस के इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को कहा गया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो ज्यादा समय तक चल नहीं पाया, ठीक है, पहली बार। अच्छा, यानी कि इससे भी बड़ा कोई क्लासिफिकेशन का सिस्टम चाहिए था, ठीक है। अब इससे जो बड़ा क्लासिफिकेशन का सिस्टम चाहिए था, वो कहलाया क्या, उसको हम लोग आज के टाइम पे क्या कहते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहकर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, वेरी गुड। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम पे हमने 5 किंगडम्स बना दिया, और ट्राई किया हमने कि सारे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग किंगडम में डाल दे, 5 ग्रुप्स में सारे स्पीशीज को हम लोग डिवाइड कर दे, ठीक है। आओ देखते हैं पहले वो 5 किंगडम्स क्या था। 5 किंगडम्स था बेसिकली, फर्स्ट वन वाज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलिया। अब समझो, जब हमने ऐसे 5 किंगडम्स में, मैंने 5 ग्रुप्स में, अभी के लिए बस ऐसा समझो 5 ग्रुप्स में हमने कोशिश किया कि सारे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर, ठीक। उसके बाद भी चैलेंज हमारा सेम रहा। क्यों, क्योंकि जिन्हें हमने मोनेरा ग्रुप में डाला था, जिन्हें हमने प्रोटिस्टा ग्रुप में डाला था, जिन्हें फंगी ग्रुप में डाला था, और जिन्हें प्लांट और जिन्हें एनिमेलिया में डाला था, अब समझो मिलियंस ऑफ स्पीशीज था जिसको 5 हिस्सों में हमने बांट दिया। तो क्या उससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? नहीं, अभी भी हमारे हर एक किंगडम में स्टिल वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसके वजह से मैं ये नहीं कह सकता था कि भैया एनिमेलिया के बारे में पढ़ लो तो आपको सबके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें भी अभी स्टिल बहुत डाइवर्सिटी था, ठीक है। इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए, इस चैलेंज को, अभी तक मैंने प्रॉपर्टी नहीं बताया कि किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसे हमने डिवाइड किया था, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी पहले एक जनरल आइडिया ले लेते हैं भाई कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली स्ट्रक्चर क्या है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, ठीक है। तो किंगडम हमने डिवाइड कर दिया, उसके बाद भी चैलेंज सेम रहा कि ईच किंगडम हैड सो मच डाइवर्सिटी दैट हमारा जो पर्पस था वो तो फेल हो गया, जिसके वजह से जब हमारा पर्पस फेल हो गया तब हमें पता चला कि भाई ऐसे काम नहीं होने वाला है, वी नीड सम काइंड ऑफ हायरार्कियल क्लासिफिकेशन। हमें जो है वो क्या जरूरत पड़ा, सम काइंड ऑफ हायरार्कियल क्लासिफिकेशन का जरूरत पड़ा। अब ये हायरार्कियल क्लासिफिकेशन क्या है, ये आइडिया दिया गया कि मैं क्या करूं, ये जितना भी किंगडम्स है ना, इन सारे किंगडम्स के अंदर डिफरेंट लेयर्स बना दूं और उन लेयर्स में अब ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करूं।
बेसिकली कहा गया सिर्फ किंगडम बनाना इज नॉट इनफ, हमें किंगडम के अंदर भी कुछ डिविजन्स चाहिए, और किंगडम्स के अंदर जो डिवीजन हमने बनाया उसमें भी हमें कुछ कुछ क्लासिफिकेशन चाहिए, और ऐसे ही लेयर वाइज क्लासिफिकेशन करना होगा, जिसमें कि जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे के क्लासिफिकेशन में आता जाऊं, जो सिमिलैरिटीज है अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म जो उस ग्रुप में आ रहा है वो बढ़ता चला जाए। ठीक है, ये हमें समझ में आया, और तब जाकर के हमारा जो हायरार्कियल सिस्टम था बायोलॉजी का वो कुछ ऐसे डिजाइन हुआ, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, एंड देन लास्ट में आया स्पीशीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब इसमें हुआ क्या, देखो किंगडम में बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स था एक ही किंगडम में, फिर उन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को हर एक किंगडम के ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स में बांट दिया गया। अभी भी एक फाइलम में मुझे दिख रहा था कि बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स, फिर हमने क्या किया, उस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स को भी, हर एक फाइलम के ऑर्गेनिजम्स को पकड़ पकड़ कर अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया, एंड जब यही चीज सिग्निफिकेंटली करते गए तो लास्टली हमें एक ग्रुप मिला जिसे हमने स्पीशीज कहा। अब बताया था मैंने अभी कि जब स्पीशीज क्या है, जो बिल्कुल सेम ऑर्गेनिजम्स है, सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपस में ब्रीड भी कर सकते हैं, वो स्पीशीज है। तो ये बना हमारे बायोलॉजी का हायरार्कियल क्लासिफिकेशन, जिसे हम लोग आज के टाइम पे फॉलो करते हैं। हालांकि अभी जब हम लोग क्लास 9 में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम लोग सिर्फ कितना डिस्कस करेंगे बच्चों, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी डिस्कस करेंगे किंगडम्स को, कुछ किंगडम्स के फाइलम को, एंड फाइनली हमारा वाला जो है एनिमेलिया, उसके फाइलम में से कुछ के क्लासेस को। इसके नीचे हमें डिस्कस नहीं करना है, यानी ये 3 लेयर तक ही हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे क्लास 9th में। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये हायरार्कियल ऑर्डर याद कैसे रहेगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये पूरा चीज याद करने का एक सिंपल जो है हम लोग शॉर्टकट लर्न कर सकते हैं। आप ये सेंटेंस याद रख लेना, कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज, या फिर अदरवाइज लंबा हो जाए तो इसको ऐसे बोलो, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सेफ। ठीक है, K फॉर किंगडम, P फॉर फाइलम, C फॉर क्लास, O फॉर ऑर्डर, F फॉर फैमिली, G फॉर जीनस, S फॉर स्पीशीज। जिसमें ये याद रखना बच्चों, जब हम लोग प्लांट्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो प्लांट्स में देयर इज नो फाइलम, प्लांट्स में फाइलम नहीं होता है, बल्कि फाइलम के जगह पे क्या होता है, इंस्टेड ऑफ फाइलम प्लांट्स में हम लोग कहते हैं डिवीजन। क्या कहते हैं, डिवीजन। यानी ये जो पूरा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज है, प्लांट्स के केस में ये हो जाता है किंगडम, डिवीजन, एंड फिर आगे वैसे ही क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये चीज पहले इतना याद रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो, मुझे पता चल गया कि हम लोग जिस क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं वो एक हायरार्कियल क्लासिफिकेशन है, यानी सिंपल क्लासिफिकेशन नहीं है कि अलग अलग ग्रुप्स में हमने बस डिवाइड किया है, बल्कि लेयर ऑफ ग्रुप्स है। फर्स्ट लेयर ग्रुप किंगडम कहलाता है, फिर किंगडम के अंदर जो डिविजन किया है हमने वो या तो फाइलम या तो डिवीजन कहला सकता है, फिर ईच फाइलम के अंदर जो हमने क्लासिफिकेशन किया उसे हम लोग क्लास, एंड देन क्लास के अंदर जो क्लासिफिकेशन किया हमने वो ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज होता है। इतना तो क्लियर, चलो वेरी गुड। अब अगर इतना आइडिया लग गया है तो अब हम लोग अपने चैप्टर के तरफ आगे बढ़ सकते हैं। चलो, इतना आइडिया हमें अगर लग गया तो चलो अब हम लोग अपने चैप्टर के तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, स्पीशीज क्या है और किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखो स्पीशीज जो कि आपस में थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, देखो इसी हायरार्कियल सिस्टम को जरा उल्टा करके अगर हम लोग समझेंगे तो ज्यादा बेटर से समझ में आएगा। ठीक है, अब इन सारे वर्ड से थोड़ा सा अच्छे से फेमिलियर हो जाते हैं। स्पीशीज जो बिल्कुल सेम है आपस में रिप्रोड्यूस कर सकता है। अब स्पीशीज में भी कुछ कुछ स्पीशीज देखा गया कि ठीक है भाई आपस में ब्रीड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनमें सिमिलैरिटीज है, तो सिमिलर स्पीशीज को हमने एक ग्रुप में डाल दिया और कहा कि ये सेम जीनस को बिलोंग करेंगे। करेक्ट। फिर देखा गया कि इन जीनसेस में भी कुछ कुछ जीनस ऐसे हैं जिनमें सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटीज है, या कह लो क्लोजली रिलेटेड है। क्लोजली रिलेटेड जीनस को एक जगह डाल दिया हमने, जिसे कहा कि ये तो फैमिली है। फिर फैमिलीज में भी कुछ कुछ जो है सिमिलैरिटी दिखा, किसी किसी फैमिली में दिखा कि ये फैमिली इस वाले से क्लोजली रिलेटेड है।
और उसे हमने कहा कि इसे ना चलो हम लोग सेम ऑर्डर में पुट कर देते हैं, और जो सिमिलर या क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स थे उन्हें हमने क्लास में डाला, सिमिलरली सिमिलर क्लासेस को एक फाइलम में डाला, और फिर फाइलम जो कि आपस में सिमिलर थे उन्हें एक किंगडम में डाल दिया हमने। और किंगडम वाला क्लासिफिकेशन शुरू कहां से हुआ था? कार्लस लिनियस ने इसे स्टार्ट किया था एज टू किंगडम क्लासिफिकेशन, लेकिन आगे चल करके आर.एच. विटेकर जी ने इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन को इंप्रूव करके एक फाइनल वर्जन दिया जिसे हम कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और आपके आइडिया के लिए बता दूं, जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको फिर एक ऐसा प्रपोजल पढ़ने में आएगा जहां बात की जाती है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है? क्योंकि आगे चलकर ये पता चला हमारा जो फर्स्ट किंगडम है मोनेरा वाला, उसमें ना अभी भी स्टिल बहुत डाइवर्सिटी है, तो उसे भी 2 सब किंगडम्स में डिवाइड किया जा सकता है। वो खैर हमारा अभी का टॉपिक नहीं है। अभी पहले ये सारे चीजों का मुझे आइडिया लग गया, ये सारी चीजें हैं क्या ये भी मुझे पता चल गया, ये सारी चीजें जो है वो हायरार्किकल डिवीजन है और कुछ नहीं है। चलो वेरी गुड, आगे बढ़े। नाउ व्हाट डू वी हैव हियर? ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर बना? ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर बना? तो देखो, बिल्कुल एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म से हमने स्टार्ट किया, जो कि सबसे एलिमेंट्री प्रॉपर्टी क्या होता है ऑर्गेनिजम्स को? उसके सेल का स्ट्रक्चर। सेल के स्ट्रक्चर से शुरू करते हुए और डिटेल्स देखते गए और उसको डिवाइड करते गए। लाइक सबसे पहले तो मैंने देखा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म के पास प्रोकैरियोटिक सेल्स। जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल था सबसे पहले तो उन्हें हमने बोल दिया कि इन्हें ना किंगडम मोनेरा के अंदर रख दो, इनके पास प्रोकैरियोटिक सेल है। बाकी रिमेनिंग सारे यूकैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स में फिर अगेन बहुत वैरायटी था, तो हमने कहा अब चलो बचे हुए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को देखें। अब बचे हुए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को हम देखने निकले तो हमें पता चला कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में भी अब 2 कैटेगरी है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ऑलवेज यूनिसेलुलर है और कुछ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स एग्जिबिट करता है। जिनमें यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर ही सिर्फ एग्जिस्ट करता था उन्हें हमने कहा कि फिर से अब यहाँ एक किंगडम बना दो, और हमने उन्हें डाल दिया किंगडम प्रोटिस्टा में, जो हुआ हमारा किंगडम नंबर 2। ये भी समझ आ रहा। अब इसके बाद फिर जो बच गया वो सारा क्या था? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हमने देखा ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जो कि ऑब्वियसली यूकैरियोट होगा क्योंकि प्रोकैरियोट्स तो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना नहीं सकता, ऊपर हमने देखा, ठीक। अब ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बच गए थे इसमें भी हमने देखा भाई बड़ा, इसमें भी बहुत डाइवर्सिटी है। जैसे क्या डाइवर्सिटी था? कुछ के पास सेल वॉल था, कुछ के पास नहीं था, ठीक है। अब जिनके पास सेल वॉल था, जिनके पास सेल वॉल नहीं था उन्हें तो डायरेक्ट हमने किंगडम एनिमेलिया बोल दिया। जिनके पास सेल वॉल नहीं था उन्हें कहा कि ये तो एनिमल किंगडम है, मल्टी सेलुलर भी है और क्या नहीं है? सेल वॉल भी नहीं है। अब बचे कौन? बचे वो जिनके पास सेल वॉल था। जिनके पास सेल वॉल था उसमें भी हमने देखा तो पता चला कि ये सेल वॉल वाले ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉप्स हैं और कुछ ऐसे हैं जो हेट्रोट्रॉप्स हैं। तो हमने कहा कि ऑटोट्रॉप्स को एक किंगडम में डालो और हेट्रोट्रॉप्स को एक किंगडम में डालो। ऑटोट्रॉप्स को मिला करके बना दिया गया किंगडम प्लांटे, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस बेसिकली परफॉर्म कर सकता है। मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉप्स क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा और उन्हें बना दिया गया या डाल दिया गया इनसाइड किंगडम प्लांटे। और जो बच गए जिनके पास सेल वॉल भी था, मल्टी सेलुलर भी थे, लेकिन ऑटोट्रॉप्स नहीं थे, हेट्रोट्रॉप्स थे, उन्हें डाल दिया गया इन द किंगडम फंगी। तो बेसिकली अब आपको ये पता चल गया कि हमारे 5 किंगडम्स का बेसिस क्या है, हमारे 5 किंगडम के क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, किस बेस पे ये 5 क्लास किंगडम जो है वो बना ही है, ये हमें समझ में आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ एक बार क्विकली सारे किंगडम्स के प्रॉपर्टीज को एक बार लाइन से देख ले। अभी मैंने बताया मोनेरा जिनके पास क्या होगा? प्रोकैरियोटिक सेल होगा और सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं होगा। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब ही क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं है। मतलब न्यूक्लियस नहीं है कहने का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर का स्ट्रक्चर फ्रीली जो है वो तैर रहा है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अच्छा, जैसे इसमें कौन आया? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब सब प्रोकैरियोटिक बीइंग्स थे जिनको फर्स्ट वाले किंगडम में डाल दिया हमने। सेकंड में हमने देखा कि प्रोटिस्टा, इनके पास ये भी यूनिसेलुलर ही थे लेकिन इनका सेल कैसा था? यूकैरियोटिक था, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था और इनका जो डीएनए था वो हेलिकल स्ट्रक्चर में था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था। बोले तो बेसिकली हमारे जैसा ही सेल था, बस ये लोग बेचारे यूनिसेलुलर बन के रह गए, ठीक है। तो इन्हें हमने कह दिया कि ये प्रोटिस्टा है। सारे के सारे हमारे जैसे नहीं, हमारे जैसे कहने का मतलब कि बेसिकली प्रोकैरियोट से अलग, यूकैरियोटिक, हमारे जैसा सेल, ठीक है। इनमें कौन कौन आ गया?
क्लिमेडोमोनास, यूग्लिना, अमीबा, पारामीशियम, पेंडोरिना, ये सब ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो यूनिसेलुलर थे, साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक के जगह यूकैरियोटिक सेल्स एग्जिबिट करते थे। ठीक। आगे हमने देखा फंगी, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस भी था, डिफिनिट सेल वॉल भी था, लेकिन ये थे कैसे, मल्टी सेलुलर, और कैसे थे, हेट्रोट्रॉप्स, और इनका जो सेल वॉल था वो किससे बना है, काइटिन से बना हुआ होता है, जो कि प्लांट से फिर अलग एक प्रॉपर्टी दिखता है। ठीक है, प्लांट से काफी मायनों में ये अलग है। इनिशियली जब हमारा अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड था बायोलॉजी को लेकर के, तब तो हम लोग सोचते थे कि ये फंगी को भी ना प्लांट किंगडम में ही डाल दो। ठीक, लेकिन धीरे धीरे करके समझ में आया ना, ये लोग जो है वो प्लांट किंगडम से काफी डिफरेंट है, सेम टू सेम नहीं है। ठीक है, और फिर ये फंगी किंगडम उस टाइम पे बना था। प्लांटे सेल जो है वो बाउंडेड होगा सेल वॉल से, सेल वॉल बना होगा सेल्यूलोज का, ऑटोट्रॉप्स होंगे, और न्यूक्लियस जो है वो ट्रू होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इधर से नीचे वाले सभी के पास ट्रू न्यूक्लियस है। और प्लांट्स में तो मुझे मालूम है भाई, प्लांट्स में भी बहुत डाइवर्सिटी है। प्लांट्स में भी छोटे सिंपल थैलॉइड स्ट्रक्चर से लेकर थोड़ा सिंपल मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर से लेकर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर और हायर प्लांट्स तक देखने को मिलता है हमें। लास्टली हमारा ये एनिमल किंगडम बना, जो कि सेल वॉल नहीं था, प्लास्टिड्स जो है वो एब्सेंट था। ठीक है, और इनमें हम लोग खुद हैं, अर्थवॉर्म है, और इसमें भी बहुत डाइवर्सिटी है, जिसके वजह से हम लोग इसका भी सब डिवीजन पढ़ेंगे और इसका भी सब डिवीजन पढ़ेंगे, लेकिन इसके ऊपर का कोई भी आगे का डिवीजन नहीं पढ़ेंगे। इसके ऊपर वाले में सिर्फ हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जान के ही रह जा रहे हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो, वेरी गुड। मूविंग अप टू द नेक्स्ट, व्हाट डू वी हैव हियर? क्योंकि प्लांटे किंगडम को जब हमने देखा तो पता चला भाई यहाँ तो बहुत डाइवर्सिटी है, छोटे और सिंपल स्ट्रक्चर से लेकर बड़ा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तक है, और उसके बीच में भी बहुत कुछ है। तो हमने फिर इसको डिविजन्स में डिवाइड कर दिया। डिविजन्स कौन कौन? डिविजन्स थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और इसके अलावा एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और ऐसे करके 5 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया। आओ एक एक करके समझते हैं सबके बारे में। थैलोफाइटा, जिसे हम प्यार से एल्गी भी कहते हैं, ठीक है, ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर्ड प्लांट्स होते हैं। ठीक, इनका बॉडी में कोई ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होता है, थैलस बॉडी होता है। थैलस बॉडी यानी कि सिंपल थैलस लाइक स्ट्रक्चर, बोले तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं, ऐसा सिंपल सा कोई ऐसा सा बॉडी बन गया है, बहुत छोटा सा। मोस्टली जो है ये लोग कैसा देखने को मिलता है, देख के लगेगा कि यूनिसेलुलर ही है। ठीक है, कोलोनियल होता है ये लोग, अकेले खास तौर पर कम मिलता है, कोलोनियल लाइफ फॉर्म होता है इनका, और यूनिसेलुलर से लेकर सिंपल मल्टी सेलुलर तक एल्गीज जो है वो आम तौर पर हमें देखने को मिलता है। ये चीज पहले समझ आ रहा? वेरी गुड। अब इनमें अगर आप देखो तो आपको एक सिमिलैरिटी दिखेगा कि ये सब सब ना वाटर पे कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंडेंट होता है? वाटर पे। जहां पानी नहीं है, जहां अच्छा खासा अमाउंट में पानी नहीं प्रेजेंट है, वहां पर ये थैलोफाइटा या कह लो एल्गी नजर ही नहीं आएगा। या तो ये कंप्लीटली मरीन या एक्वेटिक हो सकता है, या फिर इसके अलावा आपको देखने को मिल सकता है कि ये लोग ऐसे जगहों पे उग रहा है जहां पर थोड़ा मॉइस्चर ज्यादा अमाउंट में, अगर कंप्लीटली पानी के अंदर सबमर्ज्ड नहीं भी है, लेकिन फिर भी जहां पानी ज्यादा मिलता है, ये ऐसे जगहों पे ही रहता है। इनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी आप देखो तो इनमें कोई फ्लावर नहीं आ रहा है, इनमें कोई कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है। ये लोग स्पोर फॉर्मेशन जैसे छोटे मोटे प्रोसेसेस से जो है वो रिप्रोड्यूस कर लेता है, कई बार फ्रेगमेंटेशन जैसा प्रोसेस से रिप्रोड्यूस कर लेता है, यानी कि इनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस काफी ज्यादा जो है वो सिंपल देखने को मिलता है, या सिंपलेस्ट ऑफ द प्लांट्स कह लो तो वो एल्गी है। कई बार इन एल्गीज के यूनिसेलुलर फॉर्म को हम लोग प्रोटिस्टा के अंडर भी क्लासिफाई कर देते हैं, क्योंकि प्रोटिस्टा का मीनिंग क्या था? प्रोटिस्टा वो लोग थे जो यूनिसेलुलर है यूकैरियोट से। अब बताओ, ये एल्गी भी यूकैरियोट है, समटाइम्स इसका यूनिसेलुलर फॉर्म्स देखने को मिलता है, जिसके कारण हम लोग इसे प्रोटिस्टा के अंडर भी कई बार क्लासिफाई करते हैं, इसके कुछ फॉर्म्स। ठीक है, मूविंग अप टू द नेक्स्ट वी हैव ब्रायोफाइट्स, जो अब एल्गी से तो ज्यादा डेवलप्ड है, लेकिन स्टिल ये फुल फ्लेजेड प्लांट्स नहीं बना है। अब इनके बॉडी में अभी भी थैलस लाइक बॉडी है, लेकिन सम डेवलपमेंट, सम अंडर डेवलप्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि एक्चुअली लीफ नहीं है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो कि एक्चुअली ट्रू स्टेम नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर जो एक्चुअली रूट्स नहीं है, रिजॉइड कहते हैं उसको, स्टेम के जगह स्टॉक होता है इसके पास। लीफ लाइक अपेंडेजेस को तो कुछ हम लोग ऐसे नाम भी नहीं देते हैं, क्योंकि वो जस्ट और जस्ट वहां बस नजर आता है और उसका कोई फंक्शनल लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे आगे, लेकिन प्रॉपर्टी वाइज अगर समझो तो ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा डेवलप हो गया। ठीक है, लेकिन इनके पास भी अगेन कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है,
कोई वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, अभी कोई जाइलम नहीं आया है, कोई फ्लोएम नहीं आया है, रिप्रोडक्शन के लिए कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं आया है, ये सब भी आप देखो तो कंप्लीटली डिपेंडेंट है वाटर पे। ब्रायोफाइट्स भी वैसे ही जगह पे उगेगा जहां पर वाटर मोस्टली टाइम प्रेजेंट रहे, 100% टाइम जब प्रेजेंट रहेगा वाटर कहीं, वैसे ही जगह पर ये लोग फल फूल पाएगा, और बाकी जगह पे जल्दी आसानी से ये लोग नहीं मिलता है। जबकि जैसे ही यहाँ से नीचे आएंगे तो अब हमें दिखना शुरू होगा टेरिडोफाइट्स, और ऐसा माना जाता है कि ये हेलोफाइट और ब्रायोफाइट्स से जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यानी जिन पेड़ों को हम लोग जानते हैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर, उस तरीके के स्ट्रक्चर में यहाँ से यहाँ तक तब्दील होने के बीच में जो इंटरमीडिएट है वो टेरिडोफाइटस को माना जाता है। अभी तक ये लोग कंप्लीटली वाटर बेस्ड लाइफ फॉर्म था, यानी बिना पानी का इन लोगों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता था। जबकि अब ये टेरिडोफाइट्स जो है बच्चों, इसे हम कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट वर्ल्ड। क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट वर्ल्ड। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट वर्ल्ड कहने का मतलब अब ये पानी के बाहर सरवाइव कर सकता है। समझो, ये सब तो पानी से बाहर ही नहीं निकल रहा था, ऑलमोस्ट पानी से ही डिपेंडेंट था। अब ये पानी से बाहर निकल सकता है, लेकिन स्टिल पानी चाहिए इसको अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए, ठीक है? इसीलिए इसको एम्फीबियंस कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये पानी के बाहर सरवाइव कर सकता है, पानी के बिना सरवाइव कर सकता है, लेकिन इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। दैट इज वाई इन्हें घूम फिर कर पानी ऐसे जगह पे ही उगना पड़ेगा जहां साल भर के दरमियान कभी ना कभी पानी जो है वो जमा होता हो। हाँ, सूखे का समय भी एग्जिस्ट कर जाएगा ये लोग, लेकिन इनका रिप्रोडक्शन होने के लिए पानी तो बहुत जरूरी है। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अब आप देखोगे कि इनका रूट लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम रिजॉइड्स कहते हैं, वो अब ज्यादा डेवलप्ड है ब्रायोफाइटा के कंपैरिजन में। इनका लीफ लाइक अपेंडेजेस भी अब मोर लीफ लाइक नजर आता है, यानी कि देखकर लगता है कि हाँ भाई ये तो प्लांट के जैसा नजर आ रहा है, ठीक है? आप देखोगे तो अब इनमें स्टेम, लीव्स, रूट्स बेसिकली प्रेजेंट है, लेकिन हायर प्लांट्स के तरह डेवलप्ड नहीं प्रेजेंट है। अंडर डेवलप्ड रूट्स, अंडर डेवलप्ड स्टेम्स, अंडर डेवलप्ड लीव्स है, लेकिन इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम कहते हैं कि भाई ट्रू लीफ है, ट्रू स्टेम है, ट्रू रूट है, लेकिन एग्जैक्टली हायर प्लांट्स के जितना डेवलप्ड नहीं है। अगर आप देखो तो इनका वेस्कुलर सिस्टम, इनके पास स्पेशल टिश्यूज तो होता है कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए, लेकिन वो वेस्कुलर सिस्टम भी क्या होता है, काफी जो है वो कह लो प्रीडिसेसर फॉर्म का होता है व्हेन कंपेयर्ड टू दीज हायर प्लांट्स। चलो ये कम से कम एटलीस्ट ट्राई तो किया पानी से बाहर आने का। अब जो लोग पानी से सक्सेसफुली बाहर आ गए वो थे जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब जिम्नोस्पर्म्स भाई टेरिडोफाइट का अपग्रेडेड वर्जन, ठीक? ये भी फ्लावर नहीं प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसका बाकी सारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट कैसा दिखता है? हायर प्लांट्स के जैसा। यानी अब इसका स्टेम प्रॉपरली इलोंगेटेड होगा, वेस्कुलर सिस्टम अच्छे से डेवलप्ड होगा, और अब ये लोग पानी से फ्री है, पानी मुक्त है। ये लोग अगर चाहे तो ग्राउंड में भी उग सकता है, ऐसे जगह पे भी जहां पानी जमता नहीं है। हाँ, बस इसके रूट्स को पानी चाहिए, क्योंकि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए जरूरी है, वो तो हमें भी चाहिए। तो क्या हम लोग खुद को एक्वेटिक बोल ले? नहीं। तो यानी कि पानी का रिक्वायरमेंट सिर्फ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए अब इसके पास, इसका पानी पे कंप्लीट डिपेंडेंसी नहीं है। ये बाकी हायर प्लांट से पीछे बस इस मामले में रह जाता है कि ये ना फ्लावर नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, और इनमें कोई फ्रूट्स नहीं आता है। इनका जो सीड होता है वो नेकेड होता है, यानी बिना किसी फ्रूट के डायरेक्टली सिर्फ क्या नजर आता है? इसमें सीड नजर आता है। और ये जिम्नोस्पर्म्स में देखो क्या होता है? नेकेड सीड्स होता है। अभी तक ये सारा जो था ना, ये लोग का लाइफ साइकिल बहुत लंबा नहीं चलता था, यानी एक इंडिविजुअल आया, सीजन बदला, उसका कहानी खत्म हो गया, नेक्स्ट सीजन में फिर से उगेगा। लेकिन अब ये जो जिम्नोस्पर्म्स आया, ये अब पेरिनियल हो गया। पेरिनियल यानी कि अब ये एक बार उगा है तो साल दर साल जिंदा रह सकता है। इसका लाइफ साइकिल अब 1 साल से लंबा हो सकता है, मल्टीपल ईयर्स का हो सकता है। इसीलिए इसे कह रहे हैं कि ये लोग क्या है? पेरिनियल है, एवरग्रीन है। यानी कि मौसम के बदलने के साथ अब इसका लाइफ नहीं बदल रहा है, अब ये मौसम के बदलने के साथ खुद को स्पोर्स में रिड्यूस नहीं कर ले रहा है। हाँ, रिप्रोडक्शन के लिए भले ही स्पोर्स या जिम्नोस्पर्म्स जो सीड प्रोड्यूस कर रहा है उस पे भले ही कन्फाइन हो जाता है और बाद में रिप्रोड्यूस वैसे करता है, लेकिन इनका लाइफ साइकिल अब इनसे क्या हो गया? ज्यादा डेवलप हो गया। अभी तक इनमें कोई वुडी स्ट्रक्चर नहीं था, इनमें एक्चुअल वुड देखने को मिल रहा है, यानी लकड़ी इसमें मौजूद होगा। वो जो ब्राउन कलर्ड स्टेम है वो इसमें अब देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर वाइज ज्यादा बड़ा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा अपग्रेडेड होगा ये। लास्टली अब देखो एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि भाई ये ना हर मामले में सबसे बेस्ट वर्जन है आउट ऑफ दिस ऑल वर्जन ऑफ प्लांट्स। कैसे?
एक तो इसके पास सीड्स प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी है, वो भी किसके अंदर, फ्रूट्स के अंदर, यानी इसमें सीड्स नेकेड नहीं आएगा बल्कि फ्रूट के अंदर सीड बेयर करेगा ये। इसके अलावा ये लोग फ्लावर प्रोड्यूस करता है जो कि स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और ऐसा कोई फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर अभी तक ऊपर वाले किसी कैटेगरी में नजर नहीं आ रहा था। यानी फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स जितना भी है, सिंपल से लेकर छोटे छोटे ग्रासेस से लेकर बड़े बड़े प्लांट्स तक, जो भी फ्लावर प्रोड्यूस कर सकता है वो सब कौन से कैटेगरी में आ जाता है, एंजियोस्पर्मा के कैटेगरी में आ जाता है। ये तो क्लियर है। अच्छा, अभी अगर आप बात करो तो ये एंजियोस्पर्म्स को भी आगे चलकर दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, मोनोकॉट्स एज वेल एज डाइकॉट्स, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। अगर उसके सीड में, सीड चैप्टर हमने पढ़ा था, सीड में हमने पढ़ा था सीड्स दो तरह के होते हैं, एक जिसके पास दो कोटिलेडन होता है, एक जिसके पास एक होता है। दो कोटिलेडन वाले प्लांट्स को हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर ना ये डाइकॉट प्लांट्स है या इसका सीड डाइकॉट है, और जिनके सीड में सिर्फ एक कोटिलेडन होगा और ऐसे प्लांट्स जो कि एक कोटिलेडन वाला सीड बेयर करेगा उसे कहेंगे मोनोकॉट प्लांट है। ठीक है, ये था आपका बेसिक आइडिया कि ये जो प्लांट्स के अंदर डिविजन्स क्रिएट किए हैं, अगेन बाकी ऑर्गेनिजम्स में हम क्या कहते हैं, किंगडम के बाद फाइलम, लेकिन प्लांट्स के केस में क्या कहते हैं, किंगडम के बाद डिवीजन आता है। तो ये जो डिवीजन हमने क्रिएट किया है उसके पीछे का क्या सेंस चल रहा था वो तो यहाँ पे हमें समझ आ रहा है। आओ जरा इनके डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को एक बार देख ले ताकि वो स्ट्रक्चर मुझे समझ आए। जैसे अब आप देखो ये सिंपल थैलस लाइक स्ट्रक्चर सारा का सारा, आपको ना इसमें लीफ पता चल रहा, ना कोई रूट जैसा कुछ पता चल रहा, ना कुछ पता चल रहा कि लीफ है क्या नहीं, बस ये दिख रहा है कि इसका स्ट्रक्चर ग्रीन है यानी क्लोरोफिल होगा, और सिंपल स्ट्रक्चर है और क्लोरोफिल होगा यानी फोटोसिंथेसिस करेगा। इसके अलावा इसके सेल में आपको सेल वॉल का प्रेजेंस भी दिखेगा। बस इतना ही कैरेक्टरिस्टिक्स इसका प्लांट से मैच करता है, और इसी के बलबूते पे ये बनता है सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, और ये है हमारा डिवीजन। इसमें कोई प्रॉब्लम, ये हमारा फर्स्ट डिवीजन है, और देखो कितना सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर वाइज ये लोग नजर आ रहा है। कंपेयर करो इसको अगले वाले डिवीजन से जिसे हम कहते हैं ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा में अब ये ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, यानी वो छोटे से थैलस लाइक बॉडी से तो डेवलप हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन देखो ना ही कोई इसमें एग्जैक्ट लीफ है, ये अलग अलग फॉर्म्स है। देखो ये एक अलग फॉर्म है, ये अलग फॉर्म है, ये अलग फॉर्म है, ये अलग फॉर्म है, इतना डाइवर्सिटी शो कर रहा है। लेकिन इन सारे ही डाइवर्सिटीज में आप ये देखो कि इनमें से किसी में भी जो वेल डेवलप्ड लीफ कह लो, वेल डेवलप्ड स्टेम कह लो, या वेल डेवलप्ड रूट कह लो, वो नहीं होता है। हाँ, आपको इसमें रूट जैसा कोई स्ट्रक्चर जरूर दिख रहा होगा, लेकिन ये रूट जैसा स्ट्रक्चर रूट नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं, रिजॉइड्स कहते हैं। और कुछ बार तो ये यूनिसेलुलर भी होता है, यानी कि ये जो रिजॉइड्स है जरूरी नहीं कि हर बार मल्टी सेलुलर होगा। सोचो कोई रूट यूनिसेलुलर होता है क्या, रूट्स तो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन इनका तो ये रिजॉइड्स कभी कभी यूनिसेलुलर भी हो सकता है, हाँ कभी मल्टी सेलुलर भी होता है, डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिबिट करेगा, लेकिन अभी भी स्टिल सिंपल ही है, कोई वेस्कुलर टिश्यू नहीं है इसके पास, अभी भी पानी के अंदर ही डिपेंडेंट है जैसा मैंने कहा। अब इसको कंपेयर करो अगले वाले कैटेगरी से जिसे हम कहते हैं टेरिडोफाइट्स। अब देखो अब आपको ना पत्ते दिखना चालू हो गए, ठीक है, पत्ते नजर आ रहे हैं आपको, ये दिख रहा है कि हाँ अब ये जो है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से ग्रो हुआ है, अब यहाँ पर ऐसा रूट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, ये ट्रू रूट है, ये ट्रू स्टेम भी है, ये लीव्स भी ट्रू है, लेकिन क्या ये एक हायर प्लांट के जैसा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर या बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, नहीं, ये फर्न्स है बेसिकली। इसमें कौन सा आता है, फर्न्स वगैरह इसमें आता है, जो कि ऐसे तो सूखे जगह पे उग जाता है लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर डिपेंडेंट रहता है। अच्छा, यानी कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स तो आ गया है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स अभी तक वेल डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन अगले वाले को देखो, ये है हमारे पास अब एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट, आपको इसमें फ्लावर का जो है वो प्रेजेंस दिख रहा है। आगे चल करके ये फ्लावर का होता क्या है हमने पढ़ा, ये फ्लावर जो है वो पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, ये फ्रूट और सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं है हर बार वो फ्रूट जो है वो एडिबल हो, लेकिन फ्रूट के अंदर सीड आ जाएगा इसमें। ठीक है, और ये तो स्ट्रक्चर में मुझे वुडी स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, लेकिन ये एंजियोस्पर्म्स सिंपल हर्बेशियस स्टेम से लेकर वुडी स्टेम तक का स्ट्रक्चर शो करेगा, और इनके पास जो कंडक्टिव वेसल्स होगा वो भी बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड होगा, जाइलम, फ्लोएम और ट्रैकिड्स, ये सब अच्छे से यहाँ पर नजर आएगा। अब इसको कंपेयर करो इस एंजियोस्पर्म को जिम्नोस्पर्म से, आप यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा होगा, कोन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स जो है ये वो स्ट्रक्चर है
जिसमें इसका नेकेड सीड्स है। ये क्या है? इसका नेकेड सीड्स है, कोई फ्रूट का लेयर नहीं दिख रहा है। डायरेक्टली देखो इस पेड़ में सीड 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 लगा हुआ है। भाई ये कैसा पेड़ है जिसपे सीधा सीड आ गया, कोई फ्रूट नहीं आया? इसी को कहते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म्स। अगर आप देखो तो यहाँ भी आपको लीव्स नजर आ रहा है। जरूरी नहीं है कि हर बार ये लीव्स ऐसा स्पाइन लाइक हो, ठीक है? ये लीव्स जो है वो ब्रोडर भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्पाइन लाइक होता है। लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेन आपको दिख रहा है, दिखने में हायर प्लांट्स एंजियोस्पर्म की तरह है, बस जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है, ना फ्लावर प्रोड्यूस करेगा ना फ्रूट प्रोड्यूस करेगा, सीधा सीड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बेसिक बेसिक हमें स्ट्रक्चर का आइडिया जो है वो लग गया। और इसमें हमने आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में हमने ये समझा कि किस तरीके से हमें जो है वो प्लांट्स में डाइवर्सिटी दिखता है। बेसिक क्लासिफिकेशन का आइडिया क्या था हमने ये भी समझा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था हमने ये देखा। हायरार्कियल क्लासिफिकेशन क्या था हमने ये समझा। और आज हमने आइडिया ले लिया अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो वी विल ट्राई टू हैव एन कंप्लीट आइडिया अबाउट द एनिमल क्लासिफिकेशन। चलो ठीक है, आज के लेक्चर को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, इसको ज्यादा लंबा एक्सटेंड किए बिना।